हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप क्या होते हैं, मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और साथ ही साथ न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉज को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को पहले देख लें, तब जा कर के वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखें, तब उन्हें यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, खुश हो जाइए, अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? अपने इस चैप्टर का प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है, ये किस प्रोस्पेक्टस से है? ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक थ्योरी के बेसिस पे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जानते हैं, जैसा कि आप न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं एनसीईआरटी के, तो वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं? पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद बच्चों इसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डेरिवेशन है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या कहती है। क्या कहती है? व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर कोई एक बॉडी है और कोई एक कोई दो बॉडी है, वो दोनों बॉडी जब एक दूसरे पर, ठीक है, जब एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? एक्ट अपॉन वन अनदर देयर, वो एक बॉडी, दोनों बॉडियां एक दूसरे पे क्या करती हैं? एक्ट करती हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है रिमेन्स कांस्टेंट। उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर दो बॉडी हैं, वो अगर एक दूसरे पर एक्ट कर रहे हैं, यानी मान लो एक बॉल है, वो बॉल आकर के दूसरी बॉल से टकराती है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम है, वो दोनों का दोनों ही क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो ये हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, वो दो बॉडी में से कोई एक बॉडी पहली दूसरी बॉडी पर एक्ट कर रही है, ठीक है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये हमारी डेफिनेशन कह रही है। हम क्यों मान लें? ठीक है, डेफिनेशन तो कुछ भी कह सकती है, ऐसा तो है नहीं। तो डेफिनेशन ने हमें जो कहा है, ये प्रूवन है, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसे रीचेक करें। तो डेरिवेशन के थ्रू हम इसे रीचेक करेंगे। उससे पहले जरूरी चीज, आप लोगों को पता है कि हमारा जो मोमेंटम होता है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। क्या होता है? m इंटू वी होता है। यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ से आप एक थोड़ा बहुत यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि सर मास के बारे में तो आपने बताया है कि हाँ, मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मास क्या होता है? जितने मटेरियल से आपकी बॉडी बनी है, तो आपका जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट जितने मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो कोलिजन हो या कोलिजन के पहले की बात करो, कोलिजन के बाद की बात करो, उसका मास तो सेम रहेगा। अब जैसे मान लो मैं ठहरा पतला दुबला, ठीक है, आप लोग आलोक सर से मैथ्स पढ़ते हो, आलोक सर को देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जाऊंगा आलोक सर से टकराऊंगा तो आलोक सर का मास कम हो जाएगा और उनका मास मेरे अंदर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मास आपका हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप टकराओ किसी ऑब्जेक्ट से, चाहे ना टकराओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, मास तो सर कांस्टेंट है।
हाँ, मास तो कांस्टेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टकराने के पहले भी आपकी बॉडी का मास उतना ही रहेगा जितना टकराने के बाद होगा। आई बात समझ में इतनी? अभी हम लोग देखो बच्चों, एक एक कह सकते हैं कि जैसे पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी को हम लोग खोल रहे हैं, अभी एक एक परत खोलते जाएंगे और एक एक परत खोल करके अपना ये जो कंजर्वेशन और मोमेंटम का टॉपिक है इसको बहुत ही डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारी डेफिनेशन करती क्या रही है, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, कि जब दो बॉडियां एक दूसरे पर एक्ट परफॉर्म करती हैं, एक दूसरे पर एक्ट करती हैं, तो दियर टोटल मोमेंटम, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। यानी टकराने से पहले का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद का जो मोमेंटम था वो रहेगा दोनों सेम। तो उसी चीज को चेक करने के लिए हमने पहले क्या लिखा, मोमेंटम की डेफिनेशन फॉर्मूले को लिखा, मोमेंटम के क्या लिखा, फॉर्मूले को। और हमें पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब इसमें हमने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट है, अब वो चाहे टकराने से पहले की बात कर लो चाहे टकराने की बाद की बात कर लो, मास आपका चेंज होने वाला नहीं है। मास आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेम रहेगा। अब मास तो सेम है यानी मास हमारा कांस्टेंट है। हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मास तो कांस्टेंट है, ये समझ में आया। लेकिन वेलोसिटी के लिए सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी के लिए क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं चेंज तो हो ही रही होगी, तो कांस्टेंट कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। मान लीजिए आपका पहला बॉल है, मान लेते हैं यहाँ पे हम दो बॉल कैरी कर लेते हैं, हमने ले लिया, मान लो दो बॉल हैं, एक बॉल है ए, एक बॉल हम कैरी कर लेते हैं बी। मान लिया हमारी दो बॉल हैं, बिल्कुल सर मान लिया हमने, और मानते हैं कि ए जो है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है, यानी रेस्ट की पोजीशन पर है, और बॉल ए बी जो है आपकी वो स्टेशनरी पोजीशन पर है, और बॉल ए क्या हुई, अपने ही किसी फोर्स से घूमते घूमते आई, इससे टकराई। हो सकता है चांस कि ये बॉल अब इससे टकराने के बाद रुक जाए और ये वाली आगे बढ़ने लगे, या हो सकता है दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे, या हो सकता है दोनों की दोनों क्या हो जाए, रुक जाए। तो वेलोसिटी तो सर चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। क्या बताया मैंने कि अगर मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं वेलोसिटी को समझने के लिए, कि ए आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज साफ साफ लिखी प्यारे बच्चों, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, कोई भी बाह्य बल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट नहीं कर रहा है। अजम्पशन मान लो इसको कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो इस पे काम नहीं करेगा, यानी अपनी खुद की कोई वेलोसिटी रही होगी उस बॉल की जिससे वो आकर के पहली वाली बॉल से टकरा गई, बल्कि ठीक है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे अजम्पशन के तौर पे आप इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ले सकते हो कि नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये जो बात हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे मास तो दोनों बॉल का सेम रहेगा, चाहे टकराने से पहले की बात की जाए चाहे टकराने के बाद की बात की जाए। लेकिन वेलोसिटी का क्या, मानते हैं कोई बॉल ए थी, वो आपकी घूमते हुए आई आपकी बॉल बी से टकरा गई, घूमते हुए आई किससे टकरा गई, आते हुए बॉल बी से टकरा गई। बॉल बी से टकरा गई। अब बॉल बी से टकराने के बाद की बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों बॉल रुक जाएंगी, या तो बॉल ए रुक जाएगी बी मूव करने लगेगी, या तो दोनों के दोनों साथ में मूव करने लगेंगे। टकराने के बाद की कई सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो वेलोसिटी सर चेंज हो रही है, हाँ बच्चों चेंज तो हो रही है, दिख रहा है कि हाँ पहले हो सकता है रुकी, मतलब कई सिचुएशन बन रही ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो रही हो। लेकिन हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि नहीं लाला, कोई चेंजिंग नहीं होती है। टकराने से पहले और टकराने के बाद जो आपका मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हमने यहाँ पे देखा कि हाँ मास तो कांस्टेंट दिख रहा है लेकिन वेलोसिटी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको डेरिवेशन से समझते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं एक काम। सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं? इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, यानी कि टकराने से पहले का मोमेंटम। तो टकराने से पहले का मोमेंटम बात की जाए तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल, बॉल ए के लिए बात की जाए तो m1 u1, ठीक है। मान लेते हैं इस बॉल का मास m1 है और इस बॉल का मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो m1 v1, ठीक है। अब दोनों की हम मोमेंटम को ऐड कर दे रहे हैं, u1 और m2 u2, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? इनिशियल मोमेंटम आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? इनिशियल मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद की बात की जाए, तो अब हमने टकराने से पहले का तो मोमेंटम निकाल लिया। क्या कर लिया प्यारे बच्चों? टकराने से पहले का मोमेंटम तो हमने निकाल लिया। तो टकराने के बाद की क्या बात होगी? तो टकराने के बाद की बात की जाए तो ये आपकी बॉल, अभी हमने दिखाया था आपको कि क्या होती है, टकरा जाती है। वही हमारा यहाँ पर मास m1, यहाँ पे मास m2 ही रहेगा। तो आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है कि कोई भी बॉडी क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी पर एक्शन करती है तो वो जो दूसरी बॉडी होती है वो भी क्या करती है? रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। कि अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया है तो दूसरी बॉडी भी इन रिटर्न आप पर फोर्स अप्लाई करती है। क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। ठीक, एग्जाम्पल से हम लोगों ने थर्ड लॉ में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको याद होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट अगर पहले ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब अगर बात की जाए तो पहला ऑब्जेक्ट यानी बॉल ए क्या कर रही है? बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ए बी, लिख सकते हैं। यानी फोर्स लगा रही है कौन? बॉल ए, किस पर? बी पर। ये एक्शन फोर्स हो गया, ये एक्शन फोर्स हो गया। अब भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो बॉल भी है ये भी प्रतिक्रिया बल लगाएगा, यानी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि, तो बी ए रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। यहां तक बात समझ में आई? क्या किया हम लोगों ने? अपनी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझने के लिए हमने क्या किया? दो बॉल कैरी की जिसका मास m1 था और इनिशियल वेलोसिटी u1, और बॉल b का मास m2 था और इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। रही बात फाइनल मोमेंटम की, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? v1 और v2 कर देंगे, ठीक है। v1 और v2 कर देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 ही है, लेकिन टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दिया कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्शन कर रही है, एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इन रिटर्न में वो बॉडी भी उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। यानी अगर बॉल ए ने बी पर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो बॉल बी भी अपोजिट डायरेक्शन में बॉल ए पर क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? हाँ सर, इतनी बात समझ में। तो चलिए, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं? इसे रफ करते हैं और अपना जो डेरिवेशन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इतने के आप ले सकते हैं। पहले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चों, अभी हम प्रूव करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम तो हमारा ये है। अगर फाइनल मोमेंटम किसी तरीके से बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल m1v1 प्लस m2v2। अब ये हमने पर्टिकुलर अपनी बातों से ये निकाल लिया कि हाँ, टकराने से पहले का मोमेंटम ये होगा टोटल मोमेंटम, और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम ये होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों मोमेंटम आपस में क्या है, कांस्टेंट है, यानी आपस में बराबर है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को करते हैं कांस्टेंट। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं, जो हमारा डेरिवेशन आता है। और इस डेरिवेशन से पहले फिर से एक बार क्विक रिवीजन क्या है। हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद किन्हीं भी दो बॉडीज पर कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अदर, कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर किसी भी तरीके का एक्ट करती है, किसी भी तरीके का एक्शन परफॉर्म करती है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो भी कोलिजन के पहले, कोलिजन के आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, आपका जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम जो होगा वो कैसा होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वो कांस्टेंट होगा जब तक उस पर कोई नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, और उस पर कोई भी बाह्य बल एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बॉल का खुद का कोई ना कोई एक्शन रहा होगा जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, मूव की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बॉल्स के थ्रू बातों को समझा, टोटल मोमेंटम निकाला कि हाँ, बॉल ए है, उसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। बॉल बी है, उसका मास m2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। टोटल मोमेंटम निकाला m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसी तरीके से कोलिजन के बाद में हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 है और मास हमारा m1 और m2 है। उससे हमने फाइनल मोमेंटम निकाल लिया कि m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आप देखोगे तो जब ए और बी का कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ठीक है, अप्लाइड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स के वो एक दूसरे पर, ठीक है, ईच अदर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी अगर हम चलते हैं तो हम भी अर्थ पर एक्शन करते हैं, तो इन रिटर्न हमारी जो अर्थ है वो हम पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आपकी बॉडी ए है, जो आपका बॉल ए है, उसने बी पर फोर्स अप्लाई किया होगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो बॉल बी है वो भी क्या करेगी, आपके बॉल ए पर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसे हम लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब इसी बात को जो हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे निकाला था, उसको अब हम लोग यहाँ प्रूव करने वाले हैं कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट होता है मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने भी देखा कि फोर्स जो है बॉल ए बी पर, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया किसने, बॉल ए ने बी पर, तो इन रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन में बॉल बी ने भी क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। बॉल बी ने भी क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। अब आप जानते हो कि फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है। तो हमारा अगर ये आपका फोर्स पहली बॉल के लिए, तो इसको हम मान लेते हैं m1 और a1, ठीक है, m इंटू ए होता है ना। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम मान लेते हैं m2 और a2। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, वी नो A इज इक्वल v माइनस यू अपॉन में t। जानते हो कि नहीं जानते हो। अब यहाँ पर A की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 A की जगह पे हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन में t, ठीक, इज इक्वल माइनस m2 v माइनस
v2 माइनस u2 अपॉन में t। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं? हमने सिंपल सा क्या किया, हमने एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो आपको समझाया था उस पर्टिकुलर फोर्स को लिखा, फोर्स के फॉर्मूले को लिखा। फोर्स के फॉर्मूले को लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलर आपका ये जो ए की वैल्यू थी उसे पुट कर दी। अब आप जानते ही हो मैथ्स के नॉर्मल कैलकुलेशंस तो, ठीक है। अब ये इक्वल के साइड जब सेम चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट साइड में जब सेम चीज़ें होती हैं तो क्या होती है, कैंसिल आउट, टी से टी कट गया। क्या हो गया, टी से टी कट गया। बचा क्या, बचा आपका m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल माइनस m2 v2 माइनस u2, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे m का, यहाँ हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। इतनी बात समझ में आई। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इस साइड और इस माइनस वाले को उस साइड भेज देंगे। तो ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया, दिखा आपको। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि आपका जो फाइनल मोमेंटम था और जो इनिशियल मोमेंटम था वो एक दूसरे के इक्वल आ गया। दिख रहा है, ये जो फाइनल मोमेंटम था वो आपके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ गया, या इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ गया है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये बात कही गई थी ये हमने प्रूव कर दी। क्या कर दी, प्रूव्ड कर दी। हेंस प्रूव्ड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, यही था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था, यही था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि आपकी दो बॉडी अगर एक दूसरे पर एक्ट करती हैं तो उनका जो मोमेंटम होगा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने बॉल ए और बॉल बी का सहारा लिया, दिखाया बॉल ए और बॉल बी का टोटल मोमेंटम क्या है, और टकराने के बाद आपका जो बॉल ए और बी का टोटल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम जो था उसको निकाला। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को याद किया कि अगर कोई बॉडी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है। तो उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हाँ, जो बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताई गई है वो बिल्कुल सही है कि आप टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कि मोमेंटम के पहले का जो भी जो कोलिजन के पहले का जो आपका मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो आपका मोमेंटम है वो रिमेन्स
कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहा प्यारा बच्चों आपका छोटा सा डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आता है। मैंने आपको सारी बातें बता दी यहाँ पर, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फटाफट प्यारे बच्चों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों ये बातें जो थी हमने की आज, ये था आपके इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो उनका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, और इनको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो यही था प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर प्यारे बच्चों टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल की सीरीज के साथ। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वह होता है खत्म। अगर आपको इस होल चैप्टर में प्यारे बच्चों किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।